A very good morning, students. Last time, this is our second class of the French Revolution. In our first class, we read till the subsistence crisis that happened in France. Today, we are going to start the next topic, a growing middle class envisages an end to privileges. A growing middle class envisages an end to privileges. We had already read about that how the subsistence crisis occurred in France, and how the peasants and workers had participated in revolts against the increasing taxes and food scarcity. इसके बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि कैसे सबसिस्टेंस क्राइसिस आया, क्योंकि वो काफ़ी इंक्रीज हो गए टैक्सेस और फूड स्केर्सिटी हो गई, खाने की कमी हो गई क्योंकि प्राइस राइज हो गया और सबके लिए अफोर्डेबल नहीं था वीट, जो कि स्टैपल फूड था वहाँ का. दे लैक द मीन्स एंड प्रोग्राम्स. लेकिन ये जो सभी वर्कर्स थे, इनके पास कोई साधन नहीं था, कोई तरीका नहीं था कि कैसे प्रोग्राम्स को सब लोग मिल करके एक बड़े स्केल पर मिलजुल कर एक बड़े पैमाने पे अपने वर्किंग जो मिलकर के रिवोल्ट कर पाते, ऐसा कोई तरीका अपना पाते, ऐसा पॉसिबल नहीं हो पा रहा था. ताकि वो एक पूरे सोशल और इकोनॉमिक ऑर्डर को चेंज करना था, क्योंकि जो बर्थ राइट था क्लर्गी और नोबिलिटी का कि टैक्सेस वो लोग बाय बर्थ पे नहीं करते थे और केवल ये थर्ड एस्टेट करता था. So they wanted to change the whole order, whole society, the way of the social system was developed in France and the economic condition of the people of France. So within the three estates, there were rich people also, prosperous people, also belong to third class. थर्ड एस्टेट में कौन कौन और थे? केवल पेजेंट और वर्किंग क्लास ही नहीं थे, उसमें रिच और प्रॉस्परस पीपल भी थे, जो कि फिलोसफर्स थे, जो एजुकेटेड थे, जिनके पास मॉडर्न आइडियाज़ था. तो 18th सेंचुरी में ये जो नया मिडिल क्लास एमर्ज हुआ, तो ये मिडिल क्लास जिसने पैसा कमाया तो मिडिल क्लास बन पाया. कैसे? क्योंकि इसी क्लास में, इसी थर्ड एस्टेट में मर्चेंट्स आते हैं, ट्रेडर्स आते हैं, फिलोसफर्स आते हैं, लॉयर्स आते हैं, प्रोफेशनल लॉयर्स. तो ये प्रोफेशनल्स भी इसमें इंक्लूडेड हैं. तो यही जो जिनको एसेस कर पाए, जो एजुकेशन को हासिल कर पाए, दैट मीन्स दे हैव अर्न मनी, सो दे केम अप इन द मिडिल क्लास. And some of them were manufacturers of goods such as woolen and silk textile. Through their import and export, through overseas trade, they have earned money, and now this new middle class was developed. मतलब थर्ड एस्टेट में केवल गरीब लोग ही नहीं थे, पुअर पेजेंट्स ही नहीं थे, वर्कर्स ही नहीं थे, इसमें रिच मर्चेंट्स भी थे, ट्रेडर्स भी थे. ये लोग जब अपनी इनकम जनरेट कर लिया, उन्होंने कमा के अमीर वाले प्रॉस्पेरस हो गए, रिच हो गए, तो ये एजुकेटेड हुए. तो एजुकेटेड इसी में से कुछ प्रोफेशनल्स भी हैं. तो जो एजुकेशन से क्या आते हैं? नए आइडियाज़ आते हैं. ये जब एजुकेटेड हो गए और ये जो मिडिल क्लास था, ये अब इस पर विश्वास करने लगा कि सोसाइटी में किसी भी क्लास को, किसी भी एस्टेट को, किसी भी व्यक्ति को कोई प्रिविलेज नहीं मिलना चाहिए बाय बर्थ. दे शुड नॉट गेट एनी प्रिविलेज बाय बर्थ. रैदर सोशल पोजीशन किस पर होनी चाहिए? हमारी काबिलियत पे, मेरिट पे, कि जितना जिसके पास मेरिट है, काबिलियत है, उसके आधार पे उसकी सोशल पोजीशन होनी चाहिए. These ideas were preferring a society based on freedom, equal laws and opportunities for all. मतलब ये लोग ऐसे आइडियाज़ थे, जो कि
न्यू मिडिल क्लास जिस पर विश्वास करता था, वो एक ऐसी सोसाइटी थी जो सबके लिए बराबर लॉ रखी है, सबको इक्वल फ्रीडम प्रोवाइडेड है, जितने भी मेंबर्स हैं, जितने भी सिटीजन्स हैं, और सबको मौका भी बराबर यानी कि अपॉर्चुनिटीज़ भी इक्वल मिली हुई है. दीज आइडियाज़ वर पुट फॉरवर्ड. ये आइडियाज़ थे किन फिलोसफर्स ने प्रोवाइड किया था? जॉन लॉक एंड जीन रूसो. These ideas were given by them. Now we will see that in the book Two Treatises of Government, it was written by actually John Locke. उसने बताया, उसने इस बात को डिसअप्रूव किया, ये जॉन लॉक ने, कि डॉक्ट्रिन ऑफ द डिवाइन एंड एब्सोल्यूट राइट ऑफ द मोनार्की, कोई भी भगवान रूपी मोनार्क नहीं हो गया कि उसको कुछ भी करने का अधिकार प्राप्त है. एब्सोल्यूट राइट. तो ये एब्सोल्यूट राइट ऑफ मोनार्क यानी कि राजा के कुछ भी कंप्लीट पावर या एब्सोल्यूट पावर जो उनके पास था, उसका उन्होंने विरोध किया है और इसको गलत ठहराया है, डिसअप्रूव किया है. किसने? जॉन लॉक ने अपनी बुक टू ट्रीटाइजेस ऑफ गवर्नमेंट में. Rousseau carried the idea of proposing a form of government based on a social contract between people and their representative. So in his book he is trying to say that जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं और जो पीपल एंड रिप्रेजेंटेटिव के बीच में और गवर्नमेंट के बीच में, मतलब कि जो गवर्नमेंट होगी वो पीपल और उस अपने रिप्रेजेंटेटिव्स के तरफ क्या होगी? आंसरेबल होगी. सो ही फेवर्ड दिस काइंड ऑफ गवर्नमेंट. नाउ द मॉन्टेस्क्यू proposed division of power within the government between the legislative, the executive and judiciary. This is what we talk of in democratic government. This is in today's democratic government. Even in our country, we have the government, we have the legislature, we have the executive, we have the judiciary. These are what? Like a check and balance on each other. तो उस समय में मॉन्टेस्क्यू ने, he was also a philosopher, he also talked about that government के पास एब्सोल्यूट पावर नहीं होना चाहिए. उसके पास एक डिवीजन ऑफ पावर, मतलब गवर्नमेंट विद इन द गवर्नमेंट में क्या है कि एक लेजिस्लेचर रहेगा, एग्जीक्यूटिव रहेगा और जुडिशरी रहेगा, तो तीनों एक दूसरे के ऊपर चेक और बैलेंस बना के रखेंगे, तो वो एब्सोल्यूट मोनार्की नहीं रह पाएगी, डिक्टेटरशिप नहीं रहेगी. दिस मॉडल ऑफ गवर्नमेंट वॉज पुट इनटू फोर्स इन द USA आफ्टर the 13 colonies of the USA gained independence from Britain. मतलब ब्रिटेन से आज़ादी प्राप्त करने के बाद जो 13 कॉलोनीज थी USA को बनाया उन्होंने, ये सब इसी पे बेस थी कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी को के साथ गवर्नमेंट, मतलब इस तरह का चेक एंड बैलेंस को प्रेफर किया. उन्होंने इस मॉडल को अपनाया था. These thinkers took the example. इसीलिए ये जो थिंकर हैं, जितने थिंकर्स एंड फिलोसफर्स हैं, चाहे मॉन्टेस्क्यू की बात करें, चाहे हम रूसो की बात करें, जॉन लॉक की बात करें, तो ये सब जो है ये बाहर में होने वाली घटनाओं से ही एग्जाम्पल्स ले रहे हैं. These thinkers took the example from the America which provided individual rights और freedom rights. मतलब हर एक सिटीजन्स के पास फ्रीडम राइट्स होने चाहिए. तो ये सारी चीज़ें वो बाहर देख रहे हैं, वही चीज़ें वो अपने देश यानी कि फ्रांस में उसको लागू करवाना चाहते हैं. The idea of these thinkers were discussed in saloons and coffee houses. These ideas spread through the books, newspapers, which were read aloud in groups for those who could not read and write. इसका मतलब ये जो आइडियाज़ थे, जैसे होता है ना कि चाय की दुकान में भी डिस्कस हो रहा है इन चीज़ों के बारे में,
आइडियाज़ ऑफ थिंकर्स के बारे में, जो उन्होंने एक फ्रीडम के लिए, एक आज़ादी के लिए, एक बराबरी के लिए, बराबरी के समाज, ऐसा समाज बने जहाँ बराबरी हो, जहाँ इक्वालिटी बेस्ड हो, सभी सिटीजन्स को राइट्स प्रोवाइडेड हो। ये एकदम जैसे कि आंदोलन के रूप में छिड़ गया। जगह जगह चाय की नुक्कड़ पे सड़क में नुक्कड़ में जाके खड़े हो गए, चाय की दुकान में हो, चाहे सैलून्स हो, चाहे कॉफ़ी हाउसेस हो, हर जगह ये बात आग की तरफ फैल गई कि हमें दिस वे, एक तो लोगों के द्वारा फैली और दूसरा ये न्यूज़पेपर्स में छपने लगा, बुक्स में आने लगा। और जो लोग इसके जानकार थे वो डिस्कस इतनी तेज़ बोल के करते थे ताकि जो व्यक्ति पढ़ लिख नहीं पाता था वो भी इन सब चीज़ों के बारे में जागरूक हो जाए। And the rumor spread through the newspaper that Louis XVI has planned to impose another taxes to meet the charges of the state, led to an increased and uncontrolled anger and protest against the system of privileges. इसका मतलब है कि एक जो रूमर, उसके बाद एक रूमर स्प्रेड हुआ कि जो लुई 16 हैं उन्होंने एक और प्लान किया है कि एक नया टैक्स लगा देंगे ताकि वो जो गवर्नमेंट का जो खर्चा है, जो बहुत बढ़ा हुआ खर्चा है, उसको वो इन्हीं लोगों से, थर्ड एस्टेट से ही वसूल करके उस खर्चे की भरपाई करेंगे। तो जो उनका लॉस हुआ है या उनके पैसे की ज़रूरत है तो वो थर्ड एस्टेट पे टैक्स लगा के उससे वसूल लेते थे, जिसकी वजह से ये जो रूमर स्प्रेड हुआ और जो एक आक्रोशित लोगों में एक आक्रोश, एक नाराज़गी भरी, तो दिस लेड टू द इंक्रीज्ड एंड अनकंट्रोल्ड एंगर एंड प्रोटेस्ट अगेंस्ट द सिस्टम ऑफ प्रिविलेजेस। सिस्टम ऑफ प्रिविलेजेस का मतलब फर्स्ट एस्टेट एंड सेकेंड एस्टेट। फर्स्ट एस्टेट क्लर्गी एंड सेकेंड एस्टेट वॉज द नोबिलिटी। इनके अगेंस्ट एकदम कि इतना जन्म से प्रिविलेज वाले जो आराम से बैठे हैं, हम लोगों की मेहनत, हम लोगों का काम, हम लोगों से ही टैक्सेस लेने हैं, सारा काम हमसे करवाया जाता है। तो दिस लेड टू द एंगर ऑफ द पीपल एंड दिस इज हाउ आउटब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशन टुक प्लेस। Louis XVI had to increase taxes for various reasons. France and Britain both were colonial powers. ये हम लोग पढ़ चुके हैं बच्चों कि आउटब्रेक ऑफ रेवोल्यूशन पढ़ाते समय में आपको थोड़ा सा ब्रीफ करना पड़ेगा कि लुई 16 जैसे इंक्रीज़ क्यों करना चाहते हैं टैक्सेस। लगातार वो युद्ध में लगे हुए थे, लड़ाई लड़ रहे थे, ब्रिटेन और फ्रांस की लगातार लड़ाई चल रही थी क्योंकि दोनों के दोनों कॉलोनियल पावर्स थे। कॉलोनियल पावर होने की वजह से वो इंडिया पे कब्जा करने के लिए कि कौन कंट्रोल करेगा, और प्लस फ्रांस फाइनली हार जाते हैं, बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर, फाइनली जब उनका लॉस हो जाता है और वो कंट्रोल ब्रिटेन का हो जाता है इंडिया पे, तो उन्होंने काफ़ी लॉसेस उनको फेस करने पड़े, फाइनेंशियल लॉस। फिर बाहर भी उनके युद्ध चल रहे हैं जहाँ पे 13 कॉलोनीज़ को ये फ्रांस कोशिश कर रहा है कि ब्रिटेन से इंडिपेंडेंस गेन कर ले। मतलब ब्रिटेन की कॉलोनी थी अमेरिका, तो उसमें से 13 कॉलोनीज़ को इंडिपेंडेंस प्रोवाइड करने के लिए उन्होंने पैसा रुपया लगाया। उसमें एक लगातार उनका पैसा एक्सपेंस हो रहा है और ये पैसा इन्होंने बाहर विदेश की दूसरे देशों से ले रखा था और वो लगभग 2 बिलियन लेवरीज वाज करेंसी ऑफ फ्रांस एट दैट पीरियड ऑफ टाइम। तो ये जो लेंडर्स जो हैं, जिन्होंने लोन दिया था, वो अब 10% इंटरेस्ट रेट चाहते थे। इनके रेगुलर एक्सपेंसेस बढ़े हुए थे। पैलेस एट वर्सेल्स बहुत बड़ा वृहद पैलेस था जिसमें ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी हैड टू बी स्पेंट। उसके रख रखाव के लिए उसके एक्स्ट्रा वेगन जो कोर्ट मतलब दरबार, जो इतना बेहतरीन दरबार जो लगाया जाता है, डेली के खर्चे बहुत थे। फिर उनकी जो आर्मी थी, उनको बहुत बड़ी आर्मी मेंटेन करनी पड़ती थी। नेचुरल है कि जो देश लगातार युद्ध में लगा हुआ हो उसे ह्यूज आर्मी भी मेंटेन करने की ज़रूरत होती है। तो ह्यूज आर्मी को मेंटेन करने के लिए भी बहुत हैवी पैसा या बहुत हैवी अमाउंट ऑफ मनी वाज टू बी स्पेंट ऑन इट। अगेन इट वाज अ बिग बर्डन ऑन द कंट्री।
हाँ, उसके बाद उनके रेगुलर एक्सपेंसेस तो हैं ही, क्योंकि वहाँ पे जितने भी ऑफिशियल्स हैं, चाहे कोर्ट ऑफिशियल्स हैं, सबकी सैलरी निकालना या दिन भर जो देश के ज़रूरत के काम में उसमें पैसा इन्वॉल्व करना, तो इतने सारे पैसे उनके लॉस हुए हैं। तो अब लुई 16 ये चाहते थे कि किसी तरह अब हम टैक्स बढ़ा दें। यही तो र्यूमर स्प्रेड हुई थी पहले कि वो टैक्स बढ़ाना चाहते हैं, और इसीलिए और जनता पूरी आक्रोशित उनके खिलाफ। तो यही हुआ कि लुई 16 चाहते थे कि अब हम रेज़ करें टैक्स। लेकिन उस समय में आप जो फ्रांस ओल्ड रिजाइम की बात कर रहे हैं, ओल्ड रिजाइम का मतलब ही है कि बिफोर 1789। तो 1789 के पहले में ऐसा कोई वो नहीं था एब्सोल्यूट पावर ऑफ मोनार्की कि वो जब चाहे टैक्स बढ़ा दें। टैक्स बढ़ाने के लिए उनको एक एस्टेट जनरल की मीटिंग बुलानी पड़ती थी। तो in order to raise the tax, the monarch, that is Louis XVI, had to call a meeting of Estates General. क्या है एस्टेट जनरल? एस्टेट जनरल्स में होता क्या था बेटा कि वहाँ पे एस्टेट जनरल में ये एक ऐसी पॉलिटिकल बॉडी थी जहाँ पे तीनों एस्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स आते थे, चाहे वो क्लर्गी हो, नोबिलिटी हो या थर्ड एस्टेट में आप लोग जानते ही हैं कि हमारे पास रिच प्रॉस्परस क्लास भी है, जो मर्चेंट्स हैं, ट्रेडर्स हैं और प्रोफेशनल्स हैं, लॉयर्स हैं, ये सब भी हैं, पेजेंट्स और ये वर्कर्स और विमेन, दे वर नॉट अलाउड टू एंटर द मीटिंग हॉल। ये सब बाहर रहेंगे क्योंकि अनप्रिविलेज्ड क्लास से, वो पुअर्स से। और ये लोग जो हैं, जो एजुकेटेड हैं और रिच हैं, प्रॉस्परस हैं, पढ़े लिखे हैं, ये इन लोगों को अंदर आने देते हैं। तो ये क्या था एक्चुअली? इट वाज अ पॉलिटिकल बॉडी। और जब व्हेन अ मीटिंग वाज कॉल्ड, कौन मीटिंग बुला सकता था? मोनार्क। मीटिंग हमेशा जैसे था ना कि लुई 16 जो है टैक्स बढ़ाना चाहता है, लेकिन टैक्स बढ़ाने के लिए वो अपने से नहीं बढ़ा सकते, उन्हें मीटिंग बुलानी पड़ेगी एस्टेट जनरल की। तो एस्टेट जनरल एक ऐसी पॉलिटिकल बॉडी थी जिसमें कि तीनों एस्टेट के मेंबर्स, रिप्रेजेंटेटिव्स आते थे। वो तीनों एस्टेट्स जो हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इस मीटिंग में भेजते थे। और मीटिंग जब होती थी तो इसमें प्रपोज़ल होता था कि अगर कोई टैक्स बढ़ाना है या कोई काम है तो रूलर ने प्रपोज़ल पेश किया और उसे ये रिप्रेजेंटेटिव्स बाय द मेजॉरिटी पास करते थे। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि एक एक वोट मिला था, एक एस्टेट को, एस्टेट क्लर्गी को एक वोट, नोबिलिटी को एक वोट और थर्ड एस्टेट को भी एक ही वोट मिला था। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि क्लर्गी और नोबिलिटी तो एक ही साथ थे, तो उनके पास तो हमेशा 2 वोट था, और 2 वोट था इसका मतलब लास्ट एस्टेट तो कभी भी नहीं जीत सकता था क्योंकि उसके पास एक ही वोट। दिस वॉज रॉन्ग डन टू द पीपल ऑफ द थर्ड एस्टेट, क्योंकि भले ही वो नंबर में ज़्यादा थे लेकिन उन्हें इक्वालिटी प्रोवाइडेड नहीं थी। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो प्रपोज़ल पास होने के बाद ही ये जो एस्टेट जनरल की जो मीटिंग थी, जब वो पास कर देती थी तभी वो टैक्स बढ़ा सकते थे। तो यहाँ पे हम ये देखते हैं कि हियर मोनार्क अलोन कुड डिसाइड व्हेन टू कॉल अ मीटिंग। अगर मीटिंग कब बुलानी है इसके बारे में मोनार्क अकेले ही डिसाइड करेगा, उसमें उसे किसी की को इंक्लूड करने की ज़रूरत नहीं है, किसी से बात करने की, विचार विमर्श करने की ज़रूरत नहीं है कि कब मीटिंग बुलाए। उन्होंने मीटिंग बुलाई ऑफ एस्टेट जनरल और ये सब आए, इन्होंने उनके प्रपोज़ल को डिस्कस किया, पास किया विथ मेजॉरिटी और टैक्सेस बढ़ जाएंगे। बट स्टिल वी फाइंड, हालांकि मीटिंग बुलाना पूरी तरह से मोनार्क के हाथ में था, लेकिन ये देखने को मिलता है कि 1789 के पहले, काफ़ी साल पहले, इवन 1614 में रेयरली हेल्ड, द मीटिंग वॉज रेयरली हेल्ड because it was before this it was held in 1614. Now on 5th May 1789, Louis XVI called a meeting of Estates General to pass the proposals for new taxes. तो इन्होंने जब प्रपोज़ल
प्रेजेंट किया, क्योंकि इन्होंने मीटिंग बुलाई है स्टेट्स जनरल की। तो एक जो बड़ा सा हॉल था, रेस्प्लिडेंट हॉल जो था, वो प्रिपेयर किया गया डेलीगेट्स के लिए कि सभी तीनों एस्टेट के डेलीगेट्स आएंगे, रिप्रेजेंटेटिव्स आएंगे उनके लिए। तो ये जो बड़ा सा हॉल, शानदार हॉल को पूरा प्रिपेयर किया इस मीटिंग के लिए। तो फर्स्ट सेकेंड एस्टेट ने 300 रिप्रेजेंटेटिव्स वहाँ से आए, 300 फर्स्ट एस्टेट के और 300 सेकेंड एस्टेट के, जिन्हें बैठने की जगह मिली थी हॉल में। वो 2 रोज़ में बैठे थे, आमने सामने। कई रोज़ में उनके 300 रिप्रेजेंटेटिव बैठे और सेकेंड एस्टेट के उन्हीं के ठीक सामने जो रोज़ में सीट्स लगी थी उसमें बैठे। जबकि हम देखते हैं जो थर्ड एस्टेट से 600 मेंबर आए थे, उन्हें बैठने का कोई स्थान नहीं था। वो इन लोगों के पीछे जा कर के हॉल के पीछे साइड में खड़े थे। थर्ड एस्टेट में हम बताना चाहेंगे कि इसमें केवल ऐसा नहीं था कि पेजेंट्स, आर्टिसंस, वर्कर्स, विमेन, ये सब नहीं थे इसके अंदर, क्योंकि इन लोगों को, चूँकि वो पुअर्स में थे, वो they were not prosperous, so they were not even allowed to enter the assembly hall. वो लोग असेंबली हॉल के अंदर तक आने की अनुमति नहीं थी। लेकिन उनकी भी अपनी डिमांड्स हुआ करती थी, उनकी भी एक ग्रीवियंसेस हैं जो वो चेंज करना चाहते। वो सारा कुछ जो है वो 40,000 लेटर के रूप में इन लोगों ने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को दिए थे। इनके जो 600 रिप्रेजेंटेटिव्स आए थे वो इसी मतलब थर्ड एस्टेट के ही प्रॉस्परस लोग थे, जो कि इनके 40,000 जो पुअर्स या who were not prosperous people belonging to the third estate had written their demands and grievances in the form of 40,000 letters। और ये लेटर इन्होंने जो अपने थर्ड एस्टेट के प्रिविलेज्ड पीपल को, यानी कि मर्चेंट्स, फिलोसफर्स, लॉयर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स, जो कि सभी पढ़े लिखे थे, प्रिविलेज्ड, थोड़े से प्रॉस्परस होने की वजह से एजुकेटेड भी थे, तो इन लोगों ने वो सारे 40,000 लेटर हाथ में लिए हुए थे। और वो जो हॉल था जिसमें मीटिंग होनी थी उसके पीछे अंदर हॉल के अंदर पर पीछे की तरफ खड़े हुए थे। लुई 16 चाहते थे कि wanted to get the voting done on the principles that each estate had one vote. At this principle was being, जैसे कि इसी तरह की बातें, ये इसी तरह की चीज़ें हमेशा होती रही हैं, तो लुई 16 इस बार भी यही चाहते थे कि वोटिंग तो हमेशा की तरह ऐसे ही होगी कि हर एक एस्टेट का एक वोट है और 3 एस्टेट है, तो 2 वोट तो हमारे हक में पड़ने वाले हैं, नोबिलिटी और क्लर्गी, और हम लोग फिर से हमेशा की तरह जीत जाएंगे। लेकिन इस बार थर्ड मेंबर के जो रिप्रेजेंटेटिव्स आए थे थर्ड एस्टेट के, वो सब चाहते थे कि वोटिंग जो है वो नए तरीके से की जाए। कैसे? पूरे असेंबली हॉल में जितने भी मेंबर्स हैं वो अलग अलग एस्टेट के रूप में ना रहें, उनको एक असेंबली गिनी जाए, और असेंबली में जितने भी मेंबर्स हैं सबके पास ईच मेंबर शुड हैव 1 वोट, एंड so that a proper voting should be done on this idea. So this idea that each member should have 1 vote was actually put forward by the philosopher Rousseau. ये जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट वाला जो हमने आपको बताया था, उसमें जो पीपल का रिप्रेजेंटेटिव और ये वाली बात बताई थी, तो इसमें यही था, सोशल कॉन्ट्रैक्ट में एक चीज़ यही ज़्यादा इलेबरेटेड है कि हर पर्सन को ईच मेंबर शुड हैव 1 वोट। मतलब एक इंडिविजुअल, एक पूरा राइट मिलना चाहिए कि हर आदमी को एक वोट मिले। रूसो in his book Social Contract explained this idea, but this proposal was rejected by the king. At this time, the members of the third estate walked out of the
assembly hall in anger. नेचुरल है कि जब उनकी बातों को अनसुनी किया गया, क्योंकि थर्ड मेंबर जो थे, थर्ड एस्टेट के जो मेंबर्स रिप्रेजेंटेटिव से 600 रिप्रेजेंटेटिव जो पीछे की तरफ खड़े थे, जब उनकी बात राजा ने मानने से इनकार कर दिया लुई 16 ने, तो वो सब नाराज़ होकर के असेंबली हॉल से बाहर निकल गए. The representatives of the Third Estate viewed them as a spokesperson for the whole French nation. Whole French nation क्योंकि आपको पहले भी पढ़ाया है कि 90% of the population belong to the Third Estate. तो जहाँ पे 90% population इस Third Estate की हो, तो नेचुरल है कि इसीलिए ये जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे थर्ड एस्टेट में, जो असेंबली हॉल गए थे 600 रिप्रेजेंटेटिव्स, उन्होंने अपने को देखा कि हम पूरे फ्रांस के क्या हैं, वक्ता हैं, स्पोक पर्सन हैं, हम उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि हमारे थर्ड एस्टेट तो 90% ऑफ द पॉपुलेशन है, तो हम अपने पूरे फ्रांस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. So on the 20th June, they assembled in the hall of an indoor tennis court in the grounds of Versailles and declared themselves as National Assembly. तो नेशनल असेंबली बच्चों समझे आप लोग कि यही जो 600 रिप्रेजेंटेटिव्स थे, इन्होंने अपने को स्पोक पर्सन, मतलब वो 90% की जो पॉपुलेशन है पूरे फ्रांस नेशन के, ये लोग क्या हैं, वक्ता हैं, स्पोक पर्सन है, स्पोक्समैन है, जो उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं. इसलिए कि लोग 20 जून को इकट्ठे हो गए सब इंडोर टेनिस कोर्ट में, और वहाँ हॉल था, हॉल जहाँ पे टेनिस कोर्ट था, और जो कि वर्सेल्स में है, वर्सेल्स में था. तो और अब इन लोगों ने अपने 600 रिप्रेजेंटेटिव्स ने मिल करके इन लोगों ने अपने को डिक्लेयर किया कि हम ही लोग नेशनल असेंबली हैं. कैसे कोई नहीं मानेगा, कैसे राजा हमारी बात नहीं मानेगा. और इन्होंने कसम खाई, swore not to disperse, हम तब तक अलग अलग नहीं जाएंगे जब तक कि हम एक संविधान को ड्राफ्ट नहीं कर लेते. जिस कॉन्स्टिट्यूशन, जो एक चेंज हमने डिमांड की थी, राजा ने मानने से इनकार कर दिया. इसीलिए हम लोग खुद को नेशनल असेंबली डिक्लेयर करते हैं, और हम ही लोग मिल कर के नया संविधान लिखेंगे, ड्राफ्ट करेंगे, जो कि फ्रांस के लिए होगा, और जो आखिरकार जो तानाशाह राजा का जो अनलिमिटेड पावर है उसको लिमिट में रखने के लिए, क्योंकि एब्सोल्यूट पावर ऑफ मोनार्की शुड बी नाउ स्टॉप्ड. वही जो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, उसके ऊपर संविधान उनको चेक करे. इसलिए हम ऐसे संविधान का निर्माण करेंगे, ड्राफ्ट करेंगे, जो कि एब्सोल्यूट पावर ऑफ द मोनार्क को लिमिट में कर देगा. दे वर लेड बाय मीराब्यू एंड एबेसीज. मीराब्यू और एबेसीज कहाँ है? ये 600 जो आपके रिप्रेजेंटेटिव थे ऑफ द थर्ड एस्टेट, इनको कौन लीड कर रहा था? इनको लीड करने वाले थे मीराब्यू एंड एबेसीज. तो दिस इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट. जहाँ एक तरफ मीराब्यू जो है वो एक नोबल फैमिली के थी, मतलब नोबल फैमिली के थे, बट वॉज कन्विंस्ड ऑफ द नीड टू डू अवे विथ अ सोसाइटी ऑफ फ्यूडल प्रिविलेज. हालांकि वो नोबल फैमिली को बिलोंग करते थे, लेकिन वो मानते थे कि हमारी जो सोसाइटी है में जो ये फ्यूडल प्रिविलेज चला आ रहा है कि बाय बर्थ क्लर्गी, नोबिलिटी, ये इनको बाय बर्थ राइट्स मिले हुए हैं, और ये प्रिविलेज पीपल हैं, ये टैक्स नहीं देंगे, टैक्स केवल थर्ड एस्टेट देगा. ये सब कुछ ये इस पे विश्वास करते थे कि इन्हें इन सब चीज़ों को ख़त्म कर देना चाहिए. तो इन्होंने बहुत सारी पावरफुल स्पीचेस भी दी, और जो क्राउड जो इकट्ठा था वर्सेल्स राजा के खिलाफ, उनको सपोर्ट किया था इन्होंने.
दूसरी तरफ एबेसीज जो है वो एक प्रीस्ट थे, और इन्होंने भी बहुत इन्फ्लुएंशियल एक पैम्फलेट में लिखा था व्हाट इज़ द थर्ड एस्टेट। इसमें इन्होंने प्रशंसा में कि थर्ड एस्टेट बहुत बड़ी चीज़ है। व्हाट इज़ द थर्ड एस्टेट किसने लिखा है? एबेसीज। एक तरफ नेशनल असेंबली बिजी थी वर्सेल्स में, क्योंकि वो एक नया कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट कर रही थी। दूसरी तरफ पूरे फ्रांस में एक टर्मोइल सिचुएशन बनी हुई थी। एक तरफ सिवियर विंटर, ऊपर से हार्वेस्ट खराब हो गया। हार्वेस्ट यानी कि जो क्रॉप्स ग्रो किए उसको कट डाउन करते हैं तो हार्वेस्ट, तो वो खराब हो गया अनाज। ऊपर से जो प्राइस ऑफ ब्रेड वेंट अप, और बेकर्स क्या करने लगे, वो जमाखोरी करना शुरू कर दिया, होर्डिंग। दे स्टार्टेड होर्डिंग द सप्लाईज, एंड आफ्टर स्पेंडिंग आवर्स इन द क्यू, लाइन की कतार में घंटों जब लोग खड़े होते थे, वेट कर रहे हैं कि अब मेरी बारी आएगी, अब हम दुकान से लेंगे, पर वो बेकर्स चूँकि जमाखोरी उन्होंने शुरू कर दी तो वो अब जो है देने को तैयार नहीं थे, और ये लोग बेचारे लाइन में खड़े हैं कि अब हमें मिलेगा सामान। तो वो फिर नाराज़ होकर कि जैसे एकदम आक्रोशित होकर, एंग्री इतने ज़्यादा हो गए, तोड़ते हुए दुकान के अंदर घुस गए ज़बरदस्ती। The angry women, crowds of angry women stormed into the shops. At this very point, King Louis XVI ने ऑर्डर किया कि कमांड दिया ट्रूप्स को कि जाओ फायर अपॉन द सिटीजन इन पेरिस, एंड दिस लेड टू द स्टॉर्मिंग ऑफ द प्रिजन ऑफ पेस्टाइल ऑन 14 जुलाई 1789। बच्चों, इसी से हमारा फर्स्ट क्लास जो मैंने शुरू किया था द फ्रेंच रेवोल्यूशन का, इसी सीन से शुरू किया था कि कैसे स्टॉर्मिंग क्यों तोड़ दी गई, क्यों गिरा दिया गया वॉल ऑफ बेस्टाइल प्रिजन, क्यों लोगों ने, जनता क्यों इतनी, जो सिटीजन से क्यों इतने बौखला गए कि उन्होंने गिरा दी उस दीवार को। तो ये हम ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। आफ्टर दिस the incident rumor spread from village to village that the lords of the manor had hired मतलब कि किराए के या भाड़े पर कुछ बैंड्स या डाक, मतलब इन्होंने एक इंसिडेंट इस इंसिडेंट के बाद एक अफवाह फैली, रूमर स्प्रेड हुआ कि विलेज से विलेज में कि जो लॉर्ड्स हैं मेनोर के, वो उन्होंने पैसे देके किराए पे भाड़े पर कुछ गुंडों को, डाकुओं को रखा है, जो कि हम लोगों के जो क्रॉप्स हैं, जो राइप क्रॉप्स यानी कि जो हमारे अनाज तैयार हुए हैं कटने के लिए, वो सब उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे। पहले तो ये जानिए कि मेनोर क्या है। आप लोगों ने जो पढ़ा था, नोबल्स जो थे, नोबल्स को एक लैंड असाइनमेंट मिलता था। जो लैंड्स, बड़े बड़े लैंड्स मिले थे, वो उनको हम लोग कहते हैं फीफ, FIEF। जो फीफ है वो उनका लैंड था। तो वो इतने बड़ा लैंड होता था, जैसे कि उसमें बहुत सारे थर्ड एस्टेट के वर्कर्स, पेजेंट्स जो थे, ये मैंने पढ़ाया था आपको कि पेजेंट्स जो हैं वो इनके खेतों पे भी काम करते थे, इनके घरों में भी काम करते थे, वो अपने खेतों में भी काम करते थे, और ऐसे बहुत सारे, जैसे 1 दर्जन वर्कर्स के घर भी हैं, उनकी फैमिली भी उसी में रिसाइड करती है। उसी में जो लॉर्ड का घर भी है, तो लॉर्ड के घर को हम लोग जो है चैट्यू कहते हैं, लेकिन चैट्यू कहते हैं हम लैंडलॉर्ड या नोबल के घर को, जो केवल उनका घर है, वो खास कासल या किले के तरीके से बना हुआ है उसी में, और बाकी लोगों का जो जनरल वर्कर्स भी बहुत सारे फैमिलीज रिसाइड करते हैं। अगर छोटा मेनोर है, मेनोर मतलब ओवरऑल, अलॉन्ग विद द रेसिडेंस ऑफ द लॉर्ड, the other workers are also residing in this area. There is a large cultivation land also, cultivable land which is being cultivated, मतलब इसमें लॉर्ड का भी लैंड है,
इसी में वर्कर्स के भी लैंड मिले हुए उनको, वो अपनी लैंड पे भी काम करते हैं, कि लॉर्ड के भी लैंड में काम करते हैं, लॉर्ड के घर में भी काम करते हैं जब इन्हें ज़रूरत होती है। तो क्योंकि लॉर्ड्स भी अपनी एक आर्मी मेंटेन करके रखते हैं, तो जब ज़रूरत होती है तो उन्हें आर्मी मैन का भी काम करना पड़ता है, जब ज़रूरत होती है सड़क बनाने में भी काम करना पड़ता है, तो ये सारे काम में लग जाते हैं। तो ये जो है मैनोर की बात कर रहे हैं हम लोग, कि जब ये अफवाह फैली और स्प्रेड हुई विलेज से विलेज तक कि ये जो लॉर्ड है मैनोर के, इन्होंने कुछ लोगों को किराए पे लिया है और भाड़े के हैं जो ब्रिगेंड्स यानी कि डाकू लोग, वो हमारे जो क्रॉप्स तैयार हैं कटने के लिए वो बर्बाद कर देंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे। आउट ऑफ फियर, इस डर के मारे पेजेंट्स सेवरल डिस्ट्रिक्ट में सबने जो होज क्या होते हैं बच्चों, सिकल या हो जिससे अनाज काटा जाता है ना, उसको इकट्ठा कर लिया और पिच फॉक्स इकट्ठे कर लिए और सबने मिलके चैटियो पे हमला कर दिया। चैटियो मैंने बताया था रेसिडेंस ऑफ द लॉर्ड, जो किले के रूप में था। चैटियो वो है जो कासल या स्टेटली रेसिडेंस लॉर्ड किंग का या नोबल के रेसिडेंस प्लेस को, क्योंकि वो किले के रूप में रहता है, फोर्ट के रूप में रहता है, तो इसलिए उसे कासल भी यही है। तो कासल को इन्होंने अटैक करना शुरू कर दिया। पेजेंट्स ने लूट लिया, होर्ड कर लिया उनसे, उनके जो वो लॉर्ड के घर से जो उन्होंने प्लंडर किया ग्रेन्स को, और बहुत सारे जो डॉक्यूमेंट्स उनके घर में, क्योंकि मैनोर जो है क्या करता है भाई, किसी बात का वो टैक्स जो उन लोगों से पेजेंट वर्कर्स से लेते थे तो उनका बही खाता तैयार करके रखते थे। तो उस गुस्से में उन लोगों ने उनके जो इकट्ठे हुए अनाज को लूट लिया, प्लस ये जो वर्कर्स और पेजेंट्स जो आए यहाँ पे उनके मैनोर में जो इकट्ठे किए हुए अनाज रखे थे वो सब ले लिए, और जो बही खाते थे सब जला दिए, क्योंकि उसमें बहुत सारी फॉर्ज डॉक्यूमेंट्स भी होते थे उन लोगों के। टू सेव देयर लाइफ मेनी लॉर्ड्स, बहुत सारे लॉर्ड्स जो है अपनी लाइफ बचाने के लिए भाग गए, छोड़ के अपना घर मैनोर पूरा, और दूसरे देशों में चले गए, माइग्रेट कर गए। अंडर द प्रेशर ऑफ हिज रिवोल्टिंग सब्जेक्ट्स, अब इतना प्रेशर पड़ा ये जो राजा पर, किंग लुइस 16 पर, कि उन्हें समझ में आ गया कि ये जो रिवोल्टिंग जो राया है हमारी, राज्य के लोगों को कहते हैं, सब्जेक्ट्स मतलब जिनको हम रूल कर रहे हैं, वो पीपल दे आर कंसिडर्ड एज सब्जेक्ट्स। तो लुइस 16 ने फाइनली ये किया कि नेशनल असेंबली को रिकग्नाइज कर लिया, मतलब एक्सेप्ट कर लिया, और उन्होंने इस बात को भी एक्सेप्ट कर लिया कि अब से इनके पावर्स जो हैं, जो रूलर के पावर्स से, वो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा चेक किए जाएंगे, चेक किए मतलब कंट्रोल किए जाएंगे। हिज एब्सोल्यूट पावर शैल बी फर्दर नाउ ऑनवर्ड्स विल बी कंट्रोल्ड बाय अ कॉन्स्टिट्यूशन। तो इस तरीके से हमने देखा कि इन द नाइट ऑफ 4th August 1789 the Assembly Hall passed a decree abolishing the feudal system. फाइनली मतलब ये जीत हुई हमारी नेशनल असेंबली की, कि नेशनल असेंबली को पहले तो राजा ने घुटने टेक दिए, क्योंकि इतनी ताकत देखी रिवोल्टिंग सिटीजन्स की एक साथ, कि उन्हें समझ में आ गया कि अब हम कुछ और नहीं कर सकते, हमें समझौता कर लेना चाहिए, और उन्होंने नेशनल असेंबली को रिकग्नाइज़ किया। इसके बाद 4 अगस्त को 4th August 1789 को रात में असेंबली हॉल में ये पास किया गया डेक्री कि अब से फ्यूडल सिस्टम हमेशा के लिए फ्रांस में ख़त्म किया जाता है। और डेक्री क्या होती है बच्चों? ये एक ऑफिशियल ऑर्डर है जो कि जिसके पास लॉ, फोर्स ऑफ लॉ है। दैट मीन्स कि एक ऑर्डर ऑफिशियल ऑर्डर है जिसमें लॉ की ताकत है, फोर्स ऑफ लॉ। दैट मीन्स वंस इट इज़ पास्ड इट इज़ शैल बी ओबेड बाय एवरीवन। और अब ये जो फ्यूडल सिस्टम को एबॉलिश कर दिया, जिसमें टैक्सेस और ऑब्लिगेशन से सब ख़त्म कर दिए गए। मेंबर्स ऑफ क्लर्गी अब जो है
कोई उनको प्रिविलेज नहीं मिलेगा बाय बर्थ। फिर टिथ जो क्लर्गी अभी तक वसूल रहे थे वो टैक्स भी एबॉलिश कर दिया गया। खूब बड़े बड़े लैंड्स जो चर्चेस ने अपने अंडर में रखे थे वो सब उनसे छीन लिए गए, जब्त कर लिए गए। दिस वे गवर्नमेंट एक्वायर्ड एसेट्स वर्थ एटलीस्ट 2 बिलियन लेवरीज मतलब सोचिए ज़रा कि ये सब चीज़ें जब उनसे ले ली गई, क्लर्गी से, नोबिलिटी से, जो एक्सेस में लैंड रखे थे, इन्हीं के बदले ये कितने कॉस्टली थे, ये सारे जो एसेट्स जो इन लोगों ने अपने हाथ में रखे थे, ये लगभग 2 बिलियन लेवरीज इसी से वसूल हो गया। So next time we will continue, students, with the next topic. Till then, please keep completing your assignments and keep completing your work and keep viewing the video class in order to keep yourself ready to give your exams as well. Okay, students, goodbye.